सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 1000 प्लस क्वेश्चनों का निचोड़ जो पिछली परीक्षाओं पर आधारित है उसको शुरू किया हुआ है। एनटीए बेस्ड सभी क्वेश्चन है भाई, आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को तो आपने 100% भाई प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर अभी तक आपने हमारे 370 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो प्ले लिस्ट में जाइए और पहले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और बाद में 371 नंबर क्वेश्चन से आपने शुरू करना है। अगर आप यहीं से शुरू करेंगे, क्या पता आपके एग्जाम में 370 क्वेश्चनों में से प्रश्न पूछा जाए। तो आप पे डिपेंड है भाई, आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज की जो क्लास है उसका शुभारंभ करें। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट क्लास देने के लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है। इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज की क्लास के ज़बरदस्त प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आता है भाई, मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो आपका जवाब होना चाहिए कुरुक्षेत्र जिले में मगरमच्छ पालन केंद्र बनाया गया है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आप याद करेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में आता ही आता है, आप देखते ही बता देंगे सर कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्रों के नाम और उनके स्थान याद करेंगे भाई। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका केरू भिवानी, केरू नामक स्थान कहाँ पर है? भिवानी जिले में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बोरसिदान नामक स्थान कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बताइए कहाँ पर है? पिंजौर, पिंजौर नामक स्थान कहाँ पर है? पंचकुला में। तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है भाई? मोरनी, मोरनी नामक स्थान कहाँ पर है? पंचकुला में। मोर और चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर, मोर और चिंकारा एक साथ जो आपके प्रजनन केंद्र है, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जाबुआ, जाबुआ नामक स्थान कहाँ पर है? रेवाड़ी में। तो ये आपके हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र कवर हो गए। इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ये यहाँ से आपका एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क हैं? हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क बनाए गए हैं? तो आपके हरियाणा के 18 जिलों में सोलर पार्क बनाए गए हैं। एक बात नोट करना, ये वर्तमान में है भाई, लेकिन क्या है एट प्रेजेंट जो हम ये पीडीएफ ले रहे हैं, शायद यहाँ का जो करंट का क्वेश्चन है, क्या पता भाई करंट का क्वेश्चन कब चेंज हो जाए। तो आपको ये आंकड़े देखते रहने हैं। तो आपने करंट में देख लेना कितने हैं। तो एट प्रेजेंट की बात की जाए 18 ही है, लेकिन एक बार सर्च करके भी देखना है। तो वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क है? 18 जिलों में है भाई। बात कर लें भाई 18 जिलों में है तो कितने जिलों में सोलर पार्क नहीं बनाए गए? तो बात करें 4 जिलों में हरियाणा में सोलर पार्क नहीं बनाए गए। कौन कौन से जिलों में भाई? पलवल, पानीपत, चरखी दादरी, जींद। पलवल, पानीपत, चरखी दादरी, जींद में क्या है भाई? हरियाणा के सोलर पार्क नहीं बनाए गए। हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क नहीं बनाए गए? 4 जिलों में। कौन कौन से जिले हैं वो आपके सामने है, ठीक है ना। 18 जिलों में सोलर पार्क बनाए गए हैं, 4 जिलों में नहीं बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, देखो कितना आसान क्वेश्चन है यार, इसका जवाब तो झट से वैसे बता दो। हरियाणा गुरुग्राम जिला कब बना? उस समय हरियाणा में कितने जिले थे जब हरियाणा बना? और सबसे बड़ा जिला कौन सा था भाई? और उस जिले का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि कई बार इन चीज़ों पे जिक्र कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंपॉर्टेंट है। शासक विगराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? भाई जो शासक विगराज चतुर्थ है उसके 3 शिलालेख बनाए गए हैं, जो किस स्तंभ में है? तो किस स्तंभ में है भाई? टोपरा स्तंभ में। तो टोपरा स्तंभ के बारे में बात करें भाई, टोपरा स्तंभ कहाँ पर है? तो टोपरा स्तंभ है जो आपका यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है भाई टोपरा स्तंभ। टोपरा अभिलेख कहाँ पर है? यमुनानगर में। तो जो सम्राट अशोक के समय का है भाई, अगर बात की जाए टोपरा अभिलेख किसके समय का है, किस शासक के समय का है? अशोक के समय का है। तो भाई इसकी भाषा कौन सी है? टोपरा अभिलेख की भाषा प्राकृतक है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। ठीक है, लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। ये पॉइंट नोट करना, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा भाई, वर्तमान में जो टोपरा अभिलेख है कहाँ पर स्थापित किया गया है? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। ठीक है ना। कौन लेकर आया इसे दिल्ली? फिरोज शाह तुगलक लेके आया भाई। कौन लेके आया? फिरोज शाह तुगलक के। तो फिरोज शाह तुगलक लेके आया भाई इसको दिल्ली, ठीक है ना। तो वर्तमान में कहाँ पर है? ये दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन देखना, हरियाणा सरकार ने
भाई जो इजराइल देश है उसके सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो यानी सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया गया इजराइल देश के सहयोग से? भाई आपका गरोंडा के अंदर, यानी गरोंडा के अंदर। गरोंडा कहाँ पर पड़ता है? करनाल में। बात कर लेते हैं भाई जो आपके केंद्र हैं उन पर। तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र आपका गरोंडा करनाल में है। इसकी स्थापना पूछे आपसे 2011 में। कब हुई भाई स्थापना इसकी, कब बनाई है? 2011 में। नेक्स्ट देखो भाई, फल उत्कृष्टता केंद्र बताइए। तो फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है भैया? सिरसा में। सिरसा के कौन से स्थान पर? मजियाना नामक स्थान पर। कब स्थापना हुई? 2013 में। कितनी लागत से तैयार हुआ भाई? 9.70 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया गया। और किसके समय में तैयार हुआ भाई? 2013 में। किसकी सरकार थी? भूपेंद्र हुड्डा की सरकार, यानी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी उस समय। ये भाई इन्होंने उद्घाटन किया था, उस समय के मुख्यमंत्री ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आता है भाई उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र बताओ भाई, कड़ा है। तो उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र बताओ, कड़ा है। तो कहाँ पर है भाई ये? लाडवा कुरुक्षेत्र में। तो उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र इंपोर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लेना, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र में। उपोष्ण कटिबंधीय फल कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी नोट कर लो। तो आम, अमरूद, नाशपाती, कौन कौन से फल हैं भाई जो उपोष्ण कटिबंधीय फल हैं? आम, अमरूद, नाशपाती, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र बताओ, कड़ा है। तो बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? गिगनाऊ। गिगनाऊ कड़ा पड़ा है? भिवानी के अंदर। कड़ा पड़ा है भाई गिगनाऊ? भिवानी में, ठीक है। इन प्रश्न है आपने अच्छी तरीका से बिल्कुल आपको ये नोट करके रखने हैं, क्योंकि जो केंद्र हैं और जो आपके प्रजनन केंद्र हैं ये यहाँ से जो क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम में देखने में जरूर मिलेंगे। तो आपने इन्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है जो फूल उत्कृष्टता केंद्र बताओ भाई। फूल, फूल शब्द आ गया ना, तो फूल का तो यार आप वेट करते रहो। तो फूल उत्कृष्टता केंद्र बताओ, कड़ा है। कड़ा है भाई ये कहाँ पर है? मुनीमपुर झज्जर में। फूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? मुनीमपुर झज्जर में। तो मधुमक्खी पालन केंद्र बताओ भाई। मधुमक्खी पालन केंद्र बताइए कहाँ पर है? तो रामनगर। रामनगर कड़ा पड़ा है? शाहबाद। शाहबाद कड़ा पड़ा है? कुरुक्षेत्र जिला में। तो मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ पर है? रामनगर, शाहबाद, कुरुक्षेत्र के अंदर। फरीदाबाद का फतेहपुर गांव ऐसा है जो क्या भाई फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो फरीदाबाद का कौन सा गांव फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? फतेहपुर गांव है भाई। तो उद्यान परीक्षण संस्थान भाई, उद्यान परीक्षण संस्थान पूछा है, कौन सा है उद्यान परीक्षण संस्थान? उचाणी गांव करनाल में, ठीक है ना। उद्यान परीक्षण संस्थान कहाँ पर पड़ा है? उचाणी गांव करनाल में। नेक्स्ट आ भाई, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को हुई है। किस किस के बीच हुई भाई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता इस युद्ध ने? बाबर जीता है भाई, ठीक है ना। सारे बेरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। तो तोप खानों का प्रयोग सबसे पहला किसने किया? बाबर ने। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होया? 5 नवंबर 1556 में। किस किस के बीच लड़ाई हुई? अकबर और एमू के बीच। किस किस के बीच हुई? अकबर और एमू। कई बार एमू और बेरन खां के बीच भी दिखाई दे, क्योंकि अकबर का वो क्या था भाई? संरक्षक था, ठीक है। तो एमू इतिहास का क्या था? 14वां विक्रमादित्य है। तो एमू के था 14वां विक्रमादित्य था, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? कब हुई भाई? 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई। इस युद्ध में मराठा शक्ति पूरी तरीके से क्या हो गई थी? हार गई थी, क्योंकि उस समय मराठों का शासक कौन था भाई? बालाजी बाजीराव। कौन था भाई? तीसरा जो युद्ध हुआ किस किस के बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। तो उस समय मराठों का शासक कौन था? बालाजी, कौन था भाई? बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव। देख लो भाई कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवा भाई, हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के जो कलदरिया सिलसिले की स्थापना करी? तो भाई हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलदरिया की स्थापना करी है? तो किसने करी भाई? बू अली शाह कलंदर ने। तो इसका संबंध पूछा जावा कड़ता है पानीपत से संबंधित है भाई बू अली शाह कलंदर, ठीक है ना। क्योंकि बू अली शाह कलंदर के नाम से ये जाना जावा है। तो इसकी दरगाह पूछी जाती है पानीपत में, क्योंकि जहाँ से संबंध हुआ वहाँ ज़्यादातर क्या बनती है? दरगाह बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आवा भाई आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ?
अभी तक हरियाणा में 21 नवंबर 1967 में पहली बार, 1977 में दूसरी बार, 1991 में तीसरी बार, ठीक है ना। तो क्या इन तीनों टाइम पीरियड के अनुसार मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल कौन कौन थे भाई, ये आप क्या नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि तीनों टाइम पीरियड में जो मुख्यमंत्री बने हैं और भाई जो क्या है राज्यपाल बने हैं और जो राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, इनके जवाब आप क्या बताना नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय हरियाणा में ये कौन कौन थे, क्योंकि राज्यपाल कौन था उस समय और देश के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने बेसिक सा पूछा, देखते हैं भाई कितने साथी इसका जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भाई आपके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त प्रश्न है भाई। प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ पर है? तो प्राचीन गुम्बद स्मारक बताओ हरियाणा में कहाँ पर है? पलवल में है भाई, कड़ा है पलवल के अंदर प्राचीन गुम्बद स्मारक बनाया गया है, पलवल में भाई, ठीक है ना। तो बात करें काशीराम सेठ की हवेली पूछी जावे तो ओडल, ओडल नामक स्थान कड़ा पड़ा है? पलवल में पड़ा है। निर्माण कद होया? 1754 और 1764 के बीच होया, ठीक है। ये आपके लिए खास पॉइंट हो जाएगा। तो पुरानी कचहरी पूछे भाई, सबसे पहला पुरानी कचहरी बताओ, तो पुरानी कचहरी आपकी पलवल में हो जाएगी, जिसका निर्माण कद होया 1861 से 1873 में, अंग्रेजों के शासनकाल में इसका निर्माण होया। राज्य स्मारक का दर्जा कब मिला? तो राज्य स्मारक का इसको दर्जा दिया गया 2020 के अंदर, ठीक है ना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचारक और प्रसार द्वारा पुष्ट होता था, किसके द्वारा भाई? यानी जो अशोक धर्म सॉरी दोस्तों, जो अशोक का शासनकाल है ना भाई, क्या उसके बारे में जानकारी, ठीक है ना। टोपरा अभिलेख से, टोपरा अभिलेख कड़ा पड़ा है यमुनानगर में, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट आवे हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने कराया? तो हरियाणा के रोहतक में भाई 1857 की क्रांति को लीड करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है, रिसालदार विशारद खान ने 1857 की क्रांति को भाई रोहतक से क्या किया था, लीड किया था, क्या किया था, नेतृत्व किया था। रोहतक से लीड करने वाले कौन थे? रिसालदार विशारद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपके लिए 382 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय जो निकायों के संबंध में निम्नलिखित में से हरियाणा में क्या हुआ है? जो स्थानीय निकाय यानी जो निचली सरकार है भाई, वो कौन सी होती है? गांव की सरकार होती है। तो गांव की सरकार के लिए किसका प्रयोग किया गया? पंचायती चुनाव के लिए क्या किया गया भाई? तो किसका प्रयोग किया गया था? ईवीएम का प्रयोग किया गया। किसका? ईवीएम का प्रयोग किया गया था। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। पंचायती चुनाव के लिए किसका प्रयोग हुआ? ईवीएम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई, जो निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले अम्बाड़ा प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन से जिले आते हैं भाई, बताइए भाई? कैथल, ठीक है ना, कैथल जिला अम्बाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए इन जिले के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अम्बाड़ा में अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, पलवल, नू, ठीक है ना। 6 के 6 डिवीजन। पहले हमारा हरियाणा जब बने उसमें कितने डिवीजन थे? 4, ठीक है ना। 7 हमारे जिले थे और क्या थे? 4 प्रशासनिक डिवीजन थे। और वर्तमान में कितने हैं भाई? वर्तमान में हमारे 6 हैं, ठीक है ना। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट आता हमारा 384 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया है भाई। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है जो गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया? तो गुरु गोविंद सिंह की याद में कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया? गुरुद्वारा राजघाट। तो गुरुद्वारा राजघाट कहाँ पर बनाया गया है? ब्रह्म सरोवर। तो ब्रह्म सरोवर शब्द आते ही याद आपको पता होना चाहिए, ये कुरुक्षेत्र में भाई। तो गुरुद्वारा राजघाट कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। किसकी याद में? किसकी याद में बनाया गया था भाई? ये गुरु गोविंद सिंह की याद में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह 1889 में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर पधारे थे। जब सूर्य ग्रहण लगा 1889 और 88 के अंदर, ठीक है, 88 और 89 में सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह आते हैं, जो सिखों के 10वें गुरु हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुरुद्वारा श्री पंजो खेड़ा साहिब के बारे में बताओ। तो गुरुद्वारा श्री पंजो खेड़ा साहिब कहाँ पर है भाई? ये तो बताना भाई। पंजोखेड़ा गांव के अंदर है। तो पंजोखेड़ा गांव कौन से जिले में पड़ता है, ये बताइए। ये किसको समर्पित है भाई? ये किसको समर्पित है? गुरु हरिकृष्ण को समर्पित है। अगर आपसे पूछे भाई गुरुद्वारा श्री पंजोखेड़ा किसको समर्पित है? हरिकृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, टोपियों वाला गुरुद्वारा के बारे में बताओ। टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में भाई एकमात्र गुरुद्वारा जहाँ पर रामायण व गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़ाई जाती है। भाई रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों का जिक्र एक साथ कहाँ पर होता है? टोपियों वाला गुरुद्वारा में। कहाँ पर पड़ता है? कैथल में, ठीक है ना। एकमात्र गुरुद्वारा है जिसमें रामायण और क्या गुरु ग्रंथ साहिब है जो भाई उसका जिक्र किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुमानित भाग है, कितना परसेंट है भाई? हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 7%, 7% है भाई, ठीक है। हरियाणा की जो धनूर झील है या जो जलाशय का अक्सर खालिस्तान कहा जाता है, तो कौन सी झील को कहा जाता है भाई? कौन से जलाशय को कहा जाता है? ओटू जलाशय को। अब नीचे बताना भाई ओटू जलाशय कहाँ पर है, ठीक है ना। कई बार हम इन झीलों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ओटू जलाशय बताओ भाई कहाँ पर है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जिक्र नीचे हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट बताना है कहाँ पर है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बताइए, बताओ भाई कौन है? जो पहले न्यायाधीश है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के, कौन थे पहले जज? तो पहले जज थे भाई न्यायमूर्ति रामलाल। कौन थे भाई? न्यायमूर्ति रामलाल, ठीक है ना। भाई इन क्वेश्चनों को खांच दो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पिछले क्वेश्चन 370 आपने एक एक प्रश्न को प्रैक्टिस करना है, यानी आप जो ये सीरीज लेके हम चले हुए हैं आपके लिए लेकर चले रहे हैं, ताकि आप ग्रुप डी में अपना यहाँ पर हरियाणा जीके का एक भी नंबर न कटने दें, ठीक है ना। तो अब आप पे डिपेंड है भाई आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी तैयारी यहाँ पर बेहतरीन करे होंगे। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ जो आज का नेक्स्ट प्रश्न है उसकी ओर देखो, क्या बताया गया है। बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले का भाग है भाई? बहादुरगढ़ तहसील है जो हरियाणा का किस जिले का भाग है भाई? झज्जर जिले का भाग है भाई। खास बात क्या है, हरियाणा का प्रवेश द्वार पूछे, यानी गेटवे ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं? बहादुरगढ़ को कहते हैं भाई, बहादुरगढ़ को कहते हैं, ठीक है ना भाई। बहादुरगढ़ तहसील किस जिले का भाग है? झज्जर जिले का। तो बात की जाए तो झज्जर जिले में कुल कितनी तहसील हैं? 5 तहसील हैं। कौन कौन सी तहसील हैं भाई? झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातेनेल और सालावार, ठीक है ना। ये देख लेना भाई। पानीपत का दूसरा युद्ध कदों या 5 नवंबर 1556 को किस किस के बीच होया, इस पर जिक्र अपन कर चुके हैं, तो यू आपके लिए भाई बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 390 नंबर क्वेश्चन भाई। 390 नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया है, 390 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब हमला किया? 1014 में। तो इस पे भी अपन कई बार जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि ये मोहम्मद गजनवी था जो उत्तरी भारत पर 1000 से 1026 तक कई आक्रमण कर चुके हैं। उसका छठा आक्रमण हरियाणा पे होया। तो आपसे पूछे भाई हरियाणा पे कौन सा आक्रमण होया? तो छठा आक्रमण होया। कौन सा आक्रमण होया हरियाणा पे? छठा आक्रमण होया, ठीक है ना। तो ये आपके लिए देखने वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है भाई आपके सामने, तो नेक्स्ट दिया गया भाई 391 नंबर क्वेश्चन है, जो भाई उस जिले का नाम बताओ जो हरियाणा में क्या है भाई, जो लौह नालिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी लोहे की पाइप है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती है? तो हरियाणा में जो लोहे की पाइप है वो सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में बने भाई? हिसार डिस्ट्रिक्ट में क्या हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या लोहे की पाइप बनती है, यानी क्या ये हिसार क्या है स्टील उत्पादक माना जाता है भाई। हरियाणा के अंदर क्या लोहे की पाइप सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनेगी? हिसार में बनेगी। ये हरियाणा की क्या है? मैग्नेट उद्योग नगरी भी है। हरियाणा की मैग्नेट उद्योग नगरी कौन सी है भाई? हिसार है, ठीक है ना। और ये हरियाणा की क्या है भाई? हरियाणा की क्या है? ये लौह नगरी स्टील इस्पात, यानी बात एक ही है, स्टील इस्पात कह लो या फिर लौह नगरी कह लो। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। नेक्स्ट है भाई, किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? कौन सी नदी ऐसी है भाई जिसका स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं मिलता? भाई कौन सी नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं मिलता? तो आपकी दोन नदी का स्रोत है भाई शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं मिलता, ठीक है ना भाई। नहीं मिलता है क्योंकि जो दोन नदी है वो जयपुर की पहाड़ियों में स्थित है। नीम का थाना क्षेत्र, तो नीम का थाना क्षेत्र क्या सीकर के समीप भाई मंडोली गांव से निकलता है, ठीक है ना। और यह नदी क्या राजस्थान में 39 किलोमीटर बहकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में ये नदी खत्म हुआ है। शुरू कहाँ से होती है? तो शुरू आपका पता ही है भाई कहाँ से होगी ये नदी। ये जो नदी है दो नदी राजस्थान में 29 किलोमीटर क्या करती है ये भाई बहकर आती है और महेंद्रगढ़ जिले में आकर खत्म हो जाती है। और ये जो क्या है जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना क्षेत्र सीकर के समीप क्या है जो मंडोली गांव के में क्या है भाई ये मंडोली गांव से निकलती है। कहाँ से निकलेगी भाई? ये मंडोली गांव से निकलती है। क्या जो नीम का थाना भाई नीम का थाना क्षेत्र सीकर में है, ठीक है, यानी सीकर कहाँ पर है? राजस्थान में। ये देख लेना भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में 50 किलोमीटर बहने वाली नदी पूछी गई, तो हरियाणा में 50 किलोमीटर बहने वाली नदी है भाई आपकी दोन। पुराणों के अनुसार दोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ भाई? क्या कहाँ से हुआ है? भृगु ऋषि की पत्नी थी जो भाई कौन सी पत्नी थी? पोलीमा।
ठीक है ना। भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा, जो च्यवन ऋषि की माँ भी कह सकते हैं, कि भाई उसकी आंखों से यानी उसकी नेत्रों से भाई इसका उद्गम हुआ है। यानी ये जो नदी है कहाँ से निकली है भाई, ये नदी आपकी कहाँ से निकली है, भृगु ऋषि की पत्नी थी भाई च्यवन ऋषि की माँ, जो क्या करती है, जो भाई जहाँ से ये नदी निकलती है। ठीक है ना, ये देख लेना भाई, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा का गुड़गांव जिला कब बना भाई, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया। साइना नेहवाल ने भाई एक कांस्य पदक जीता था, कब जीता भाई, साइना नेहवाल ने भाई लंदन में जो ओलंपिक हुआ वहाँ पर क्या जीता, कांस्य पदक जीता। कब जीता, 2012 में भाई, कब जीता, 2012 में। अब पूछी जाए बात भाई इसका जन्म कब हुआ, 1990 में हुआ। कहाँ पर हुआ, हिसार में हुआ। ठीक है ना भाई, 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। कौन सा गेम है भाई इनका, भाई इनका गेम है भाई, कौन सा गेम है भाई, इनका गेम है, कौन सा गेम आता है भाई, गेम है इनका क्या, बैडमिंटन। कौन सा गेम है, बैडमिंटन इनका गेम है भाई। साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती है, बैडमिंटन। जन्म कहाँ पर हुआ, हिसार में। कब हुआ, 1990 में। ठीक है, 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये बार बार बता रहे हैं ताकि आप इन क्वेश्चन को गलत न करें भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला भाई, 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार साक्षरता में सबसे कम भाई कौन सा जिला रहता है, मेवात जिला रहता है, जहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। कितने कम पढ़े लिखे लोग हैं, 43.50% कम पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरी ओर गुरुग्राम जिला ऐसा जिला है जहाँ पर 84.4% का आंकड़ा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है ना, ये भी आपके लिए भाई नोट करने वाली बात है, क्योंकि क्या है, जो मेवात जिला उसका वर्तमान में नाम क्या है, नूह जिला, जो भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। और भाई इससे पहले मेवात जिले का नाम था, जो क्या था, मेवात जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, 2016 में क्या किया गया, नूह जिला कर दिया गया। यानी जो वर्तमान में नाम है मेवात का वो क्या है, नूह नाम है भाई। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। ये कब बना है, नूह नाम 2016 में बना है। तो यहाँ पे कुछ खास पॉइंट बताए गए हैं भाई। जो नूह जिला उसमें कितने उपमंडल हैं, कितने उपमंडल हैं, 4 उपमंडल हैं। कौन कौन से, चिरका, पुआना, फिरोजपुर, तावड़ू। ठीक है ना, और जो इस जिले का क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, कितना है, 1860 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वर्ष 2011 में भारत का अंतिम जनगणना के अनुसार भाई क्या थी, इसकी जो जनसंख्या थी वह कितनी थी, 1.0 मिलियन थी। हरियाणा के पिंजौर बाग का वास्तुकार बताओ भाई। तो पिंजौर बाग का वास्तुकार बताओ, पिंजौर गार्डन का वास्तुकार कौन था, कौन था भाई, जो नवाब फदाई खान। कौन था, नवाब फदाई खान पिंजौर गार्डन का वास्तुकार था। उत्तर भारत का ये नंदनवन भी कहा जाता है। उत्तर भारत का इसको क्या बोलते हैं, नंदनवन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये भाई आपके लिए खास प्रश्न है। ठीक है ना, उत्तर भारत का नंदनवन किसको बोलते हैं, पिंजौर उद्यान को, पिंजौर गार्डन को, यानी यादवेंद्र गार्डन को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का भाई क्या बोलते हैं, नंदनवन। ठीक है, क्योंकि इस उद्यान को पहले क्या कहा जाता, मुगल गार्डन के नाम से जानते थे। इस गार्डन का निर्माण कब हुआ, 17वीं शताब्दी में, क्योंकि ये क्या था भाई, औरंगजेब का एक वास्तुकार था, उसने इसका निर्माण करवाया था। किसने, फिदाई खान ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना कब हुई भाई, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना बताना कब हुई है। ठीक है ना भाई, जो इसका निर्माण करवाया नेक चंद सैनी ने करवाया है। ये 400 एकड़ क्षेत्र में फैला है, 400 किलो के अंदर ये फैला हुआ है चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन। इसका निर्माण कब हुआ ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है और हम इसको कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 398 नंबर क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट आता है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो भाई कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें, 6 सदस्य होते हैं। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की क्या करती है, नियुक्ति करती है। तो प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 399 नंबर क्वेश्चन आ गया। 399 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पर है भाई, जांडली। तो जांडली कहाँ पर है, झज्जर जिले में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट परियोजना कहाँ पर है, झज्जर जिले के जांडली गांव में। ठीक है, तो नेक्स्ट है भाई, ये खानपुर खुर्द और क्या, जांडली गांव के समीप है। ठीक है, ये क्या है, खानपुर खुर्द और जांडली गांव के समीप है। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी इसके क्या है भाई, नज़दीक पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आज का अंतिम प्रश्न है भाई, मारकंडा नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है भाई मारकंडा नदी? अम्बाला जिले से प्रवेश करती है। ठीक है भाई, देखो भाई मारकंडा नदी के बारे में पढ़ा, इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा नदी है। प्राचीन नाम क्या है इसका? अरुणा नदी है। और यह नदी कौन सी है भाई? यह जो नदी है, क्या ये बरसांती नदी है भाई? बरसांती नदी कौन सी है? मारकंडा नदी है भाई। इसका उद्गम स्थल देखो, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के तो सिरमौर जिले का कौन सा स्थान है भाई? सिरमौर जिले का जो नाहन नामक स्थान से ये निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों की धरतीधर श्रेणी में आती है। ठीक है, ये देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने किए हैं। तो नेक्स्ट जो अंतिम पॉइंट देखें, इसमें जो बताया गया है यहाँ पर, जो भाई मारकंडा नदी हरियाणा में कितनी लंबाई हुआ करती भाई? तो बताना भाई कितनी लंबाई लेती है हरियाणा में भाई? हरियाणा में जो ये नदी जो लंबाई लेती है 90 किलोमीटर की लंबाई लेती है। कितनी लंबाई लेती है? 90 किलोमीटर की लंबाई लेती है। कौन सी नदी भाई? मारकंडा नदी हरियाणा में कितनी लंबाई लेती है? 90 किलोमीटर की लंबाई लेती है। यानी आज की क्लास में हमने 400 तक क्वेश्चन कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।